तो मैं तो कहूँगा वो टाट नहीं बल्कि तप्पड़ स्कूल था। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। आपको पता है कि सियासी शऊर जब आता है तो असली शऊर कहीं खो जाता है, यानी कि वो इधर उधर हो जाता है कि बंदा एक दफ़ा ट्रैक से उतर आए और फिर अपनी हिम्मत से, हौसले से फिर ट्रैक पे जाए और वो जो ख्वाहिश की गई कामयाबी है उसको हासिल करें। ये सब तो अल्लाह पाक का करम ही है, लेकिन बहरहाल हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बड़ा रब ने कर्म कमाया है, आज राणा थे आया है। तो काम आगे जो है वो चलता नहीं था, हमने वो दफ्तर छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि अपनी फील्ड से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। तो मैंने कुछ साल पहले एक चैनल पे पेंशन टैक्स के नाम पे यूट्यूब पे बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिसाली दुनिया। मैं हूं ज़फ़र इकबाल। दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये लेट 50s की बात है कि गुलजार के घर में एक गुल खिला। गुल खिलना एक ज़ुबानी मुहावरा है, इसका आप अच्छा मतलब ही लीजिएगा। गुलजार मेरे वालिद साहब का नाम है। जब मेरी पैदाइश हुई तो उन दिनों गंदम की गहाई जारी थी। मेरी फुफो बताया करती हैं कि वो दोपहर का खाना लेके खेतों में गई, तो जब मेरे दादा और मेरे वालिद साहब खाना खा चुके तो उन्होंने बताया वीरे के घर में बेटा पैदा हुआ है। वो मेरे वालिद को अपनी यानी अपने भाई को वीरा कहती थी। मेरे दादा ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि आपने पहले आते ही क्यों नहीं बताया, अब जाने लगी हो तो तुम बता रही हो। तो लागी को भेजते। लागी कहते हैं नाई या वगारी, इस तरह के लोगों को जिनके ज़रिए गमी और खुशी के मैसेजेस भेजे जाते थे, ताकि मैं उनको उसको ना भरी देता, यानी इनाम के तौर पे भरी देता। भरी कहते हैं गंदम जब काटते हैं उसको बंडलों में बांध लेते हैं, तो वो एक बंडल को आप कह लें भरी कहते हैं। बचपन ज़ाहिर है इतना याद नहीं है, खेलते कूदते गुजर गया। जब 5 साल के हुए तो महल्ले में एक अंकल थोड़ा पढ़े लिखे थे, उनके साथ मुझे स्कूल में भेज दिया गया ताकि वो मुझे दाखिल करवाएं। गांव में प्राइमरी स्कूल था तो वो मुझे दाखिल करवाए। अब लोग कहते हैं जी कि वो हम टाट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, तो मैं तो कहूँगा वो टाट नहीं बल्कि तप्पड़ स्कूल था, क्योंकि हम वहाँ पे टाट तो कम ही थे, गालिबन चौथी या 5वीं क्लास को मिल जाते थे। उस कच्ची पहली या बाकी क्लासों के बच्चे जो थे वो अपनी एक बोरी यानी थैला, वो पटसन का होता था या प्लास्टिक का, वो भी साथ लेके जाते थे। वहाँ पे बिछा के बैठ जाते थे, पढ़ाई करके वो अपना समेटा, उसको सामान भी समेटा और वो जो था अपना बोरी जो थी उसको भी समेटा, तय किया और बस्ते में डाल के घर वापस ले आते थे। इसी तरह अगले दिन ले जाके वहाँ पे बिछा लेते थे। स्कूल के ज़माने की कुछ ज़्यादा बातें तो याद नहीं, अलबत्ता घड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो हमने वो जो बिल्डिंग का साया है, छुट्टी के वक्त का वहाँ पे एक निशान लगा रखा होता था, बल्कि आप यूँ कह लें कि वहाँ पे हमने एक गड़ा सा खोद रखा होता था और वक्तन फ़वक्तन वाशरूम के बहाने जाते थे और जाके देखाते थे कि साया जो है वो छुट्टी के निशान से कितना दूर रह गया है। तो आके दोस्तों को भी बताते थे कि भाई अभी वो इतना रहता है, अभी वो इतना रहता है, और छुट्टी का ज़ाहिर है इंतज़ार करते थे। उस वक़्त तख्तियों और स्लेटों का ज़माना था। स्लेट एक स्टील की आप कह लें चौरस सी बनी होती थी, आप कह लें 1.25 फुट बाई 1.25 फुट या फुट बाई फुट होगी, तो उसके दरमियान में वो ऐसा ब्लैक रंग का कलर किया हुआ होता था, उस पर स्लेटी से लिखा करते थे। वो उस लिखाई को मिटाने के लिए या तो हाथ से साफ कर लेते थे या फिर उसके साथ ही रस्सी के साथ एक कपड़े का टुकड़ा बांधा होता था, उसको गीला करके लिखते जाते थे और मिटाते जाते थे। इसी तरह तख्तियाँ जो हैं वो लकड़ी की होती थी और उन तख्तियों पर इस्लाह भी लेते थे टीचर्स से, घर से लिखने का काम भी मिलता था। उसको भी मिटाने के लिए गाची होती थी, गाची से हम उसको
आप कह लें एक कोट उसका चढ़ा देते थे और फिर सूखने के लिए रख देते थे। जब सूख जाती थी तो लेड पेंसिल के साथ उस पर लकीरें लगाते थे और फिर उस पर लिखते थे। इसी तरह उसको मटाते थे, धो लेते थे और फिर लिखते रहते थे। शायद इसी ज़माने में किसी शायर ने कहा था, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मटा दिया। स्कूल के ज़माने में बज़्म अदब होता था। बज़्म अदब के दो लड़के सीनियर क्लास के चौथी या पांचवी क्लास के मॉनिटर होते थे। उन्होंने अगर किसी को सजा दिलवाना होती थी तो उसका नाम लिख के उसके आगे गाना लिख देते थे कि ये अगले प्रोग्राम में गाना सुनाएगा। बज़्म अदब के जो इंचार्ज टीचर थे उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उन्होंने कोई तकरीर वगैरह या गाना वगैरह या नज़म वगैरह किसी बच्चे को याद करने में रहनुमाई करनी है, बल्कि वो उनका एक ही तरीकाकार था कि जो बच्चा कहता था कि मुझे नहीं आता तो उसको सर से दोनों तरफ से पकड़ के ज़मीन पर पटक देते थे। उसके बाद कमर में 2-3 ठुड्डे मार देते थे तो बच्चा रोता बसोरता अपने सीट पे आके बैठ जाता था। इसी तरह मेरे नाम के आगे भी कोई चौथी क्लास होगी कि वो जो थे मॉनिटर, उन्होंने लिख दिया कि ज़फ़र इकबाल गाना सुनाएगा। ज़ाहिर है मुझे गाना आता नहीं था, ना कोई घर में गाना वाला था। तो जब बज़्म अदब का दिन आया तो मेरा नाम पुकारा गया। मैंने जाके बता दिया कि मुझे तो गाना नहीं आता। तो वो हस्बे मामूल जो मास्टर जी थे इंचार्ज बज़्म अदब के, उन्होंने मुझे सर से पकड़ा दोनों हाथों से और ज़मीन पर पटक दिया और साथ ही 1 या 2 ठुड्डे मार दिए। तो मैं रोता रोता आके अपनी सीट पे बैठ गया। चौथी क्लास में हमारे क्लास टीचर नए आ गए थे तो शायद उनको मुझ पर तरस आ गया या बाकी बच्चों पे भी तरस आया होगा। उन्होंने मुझे या बच्चों को कोई मजमून याद करवा दिया या कोई नज़म वगैरह याद करवा दी। तो मुझे याद है कि पहला जो था उसके बाद आने वाला प्रोग्राम, उसमें उन्होंने मुझे एक तकरीर याद करवा दी पाबंदी वक्त पर। तो हम उसको रटा लगा लेते थे और जब नाम पुकारा जाता था तो फर जाके सुना देते थे। तो इस तरह बज़्म अदब का मरहला तय हो गया। एईओ वगैरह की इंस्पेक्शन होती थी तो उसके लिए भी बड़ी तैयारी की जाती थी, तकरीरें वगैरह याद करवाई जाती थी और ड्रामे वगैरह भी करवाए जाते थे। तो मैंने फिर तकरीरों में भी हिस्सा लिया और ड्रामों में भी हिस्सा लिया। अभी आपने जाना नहीं है, पूरा प्रोग्राम देखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल से एक दफ़ा क्यों भागे और उसके अगले दिन फिर हमारे के साथ क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, नए और पुराने नाजरीन जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के आखिर पे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 5वीं का इम्तहान दिया, पास हो गया। सेंटर में होता था इम्तहान, बहुत सारे स्कूलों को मिला के एक जो स्कूल होता था उसको सेंटर बना देते थे। सेंट्रली स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की सरगर्मियाँ जो हैं वो मॉनिटर होती थी। 5वीं करने के बाद मुझे दाखिल करवा दिया गया। साथ ही एक गांव है कोई 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर, उसमें मिडिल स्कूल होता था। उस वक्त मिडिल स्कूल कहते थे, आजकल इसे एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। तो वहाँ पे कोई सवारी वगैरह तो थी नहीं, पैदल ही जाया करते थे। वहाँ ये रिवाज था कि टाट वगैरह थे या नहीं थे, जो भी बच्चा 6ठी क्लास में दाखिल होता था वो अपने साथ एक वुडन चेयर, जिसको हम मूड़ा कहते थे, वो भी सर पे रख के स्कूल में ले जाता था। वुडन चेयर हम मकामी तरखान से ही बनवा लेते थे। उसकी बैक वुडन की होती थी और सीट जो है उसको घर वाले सूतरी की रस्सी से बुन देते थे। मूड़ा या वुडन चेयर आपके साथ ही प्रमोट होती जाती थी। जब आप 8वीं जमात पास करते थे तो फिर वो अपनी वुडन चेयर जो थे उसको उठा के सर पे रखते थे और वापस घर ले आते थे। मिडिल स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी थी। टीचर बहुत मेहनत, डेडिकेशन से पढ़ाते थे, बल्कि टीचर उस वक्त पढ़ाई को इबादत तस्वर करते थे। सुबह के वक्त या शाम को तो अक्सर ही 0 पीरियड भी लगते थे। गर्मियों में ख़ास तौर पे सुबह जब वक्त ज़्यादा होता है, सूरज जल्दी निकल आता है, तो फिर सुबह के टाइम 0 पीरियड थे, वरना अक्सर सेकंड टाइम 0 पीरियड होते थे। और वहाँ पे जो टीचर हैं वो पढ़ाया करते थे, तैयारी करवाया करते थे इम्तहान की। स्कूल में मैंने
पीटी परेड और डिबेटिंग में हिस्सा लिया। गेमें भी होती थी स्कूल में, मैं गेमों में तो नहीं हिस्सा ले सका। एनुअल इंस्पेक्शन होती थी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर की, डीओ की। उन दिनों डीओ एक बड़ा अफसर माना जाता था, बड़ा रोबो दबदबा होता था। इंस्पेक्शन से कई हफ्ते पहले तैयारी शुरू हो जाती थी, बच्चों को तैयार किया जाता था, सफाइयाँ की जाती थी, तकरीरें, ड्रामे, पीटी परेड सब की रिहर्सल की जाती थी। जब डीओ साहब आते थे तो उनके सामने सारा प्रोग्राम पेश किया जाता था, उनके सामने पहले स्पासनामा रखा जाता था। मुझे याद है कि उन दिनों हमारे हेडमास्टर साहब ज़ौक साहब थे, वो शायरी भी करते थे। डीओ साहब आए थे, उनका नाम राना था। उन्होंने उनके आनर में एक नज़म पंजाबी की भी पढ़ी, जिसका एक मुसरा मुझे याद है, बड़ा रब ने करम कमाया है अज राणा इत्थे आया है। उसमें मेरी तकरीर का उन्वान था, मशरक़ी पाकिस्तान में उन दिनों सोरिश थी, टीचर ने ही तकरीर लिख के दी थी। उसमें वो थी मशरक़ी पाकिस्तान के हालात के पस मंज़र में ही, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि हालात बहुत ख़राब हैं, दुश्मन जो है वो एक बाजू को हड़प करने के चक्कर में है। उस तकरीर की इब्तिदा एक शेर से थी, वो आज तक मुझे याद है, उठो वगरना हशर होगा ना कब, उठो वगरना हशर होगा ना फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। वहाँ जो बज़्म अदब था वो बहुत ही एक आप कह लें अरेंज्ड रेगुलर तरीके से होता था। बच्चों को रोल नंबर के हिसाब से तकसीम कर देते थे। एक ग्रुप में ताक वाले रोल नंबर वाले बच्चे चले जाते थे, दूसरे में जुफ्त वाले, और दोनों के अलग अलग ही इंचार्ज थे। ज़ाहिर है कि फिर कंपटीशन होता था, तैयारी करवाते थे, खुद तकरीरें लिख के देते थे, नज़में वगैरह याद करवाते थे, फिर उसकी बाकायदा रिहर्सल करवाते थे। इसके बाद फिर हमने 8वीं का इम्तहान दिया। इम्तहान शहर में होता था, शहर कोई 15-16 किलोमीटर दूर था। हर साल स्कूल वाले शहर के किसी स्कूल से एक कमरा इम्तहानी दिनों के लिए ले लेते थे। एक टीचर जो मुंतज़िम अच्छे थे, खाना पकाना अच्छा जानते थे, वो साथ एक दो और सीनियर या जूनियर लड़कों को लेके चले जाते थे। उसके अखराजात के लिए एक निसाब मुकर्रर था। उसमें ये होता था कि इतनी चीनी, इतना गुड़, इतनी नमक मिर्च, इतना घी, इतना आटा और इतना लकड़ियाँ, और साथ जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं उनके लिए वो बता देते थे कि इतनी रकम भी जमा करवानी है। इम्तहान से पहले ही उस टीचर के पास जमा करा देते थे। इम्तहान पे वो हमें ले जाते थे, वहाँ पे खूब तैयारी भी करवाते थे। सुबह नाश्ते में 2-2 रस होते थे, और मुझे याद है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने रस खरीद के ले आते थे। टीचर को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको 2 की जगह पे 4 रस भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको सुबह नाश्ता हल्का इसलिए दिया जाता है कि आपको नींद और गनूदगी से बचाया जा सके, आप यकसुई से इम्तहानी पर्चा दे के आएँ। तो पेपर दे के जब आते थे थोड़ी देर रेस्ट करते थे, और खाना दोपहर का भी होता था, शाम का भी होता था। आप पेपर दे के आते थे, थोड़ी देर रेस्ट करते थे, उसके बाद मुतलका टीचर या कोई और टीचर, ज़्यादातर तो यही होता था कि जिस टीचर के सब्जेक्ट का सुबह पेपर होता था वो आ जाता था, वो दिन को और रात को खूब तैयारी करवाता था, और सुबह पेपर होने के बाद बच्चों से उनका इंटरव्यू करके कि पेपर कैसा हुआ है, फिर वो जाता था। इसी तरह करते कराते इम्तहान हो गया। इम्तहान के बाद अल्लाह ने कामयाबी अता की। तो ज़ाहिर है वो मिडिल स्कूल था, तो उसके बाद फिर कहीं और किसी और स्कूल में जाके दाखिल होना था। तो फिर हमारे गांव के एक दूसरी तरफ गांव है जिसमें हाई स्कूल है। आजकल तो मेरा घर वो हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया है। वहाँ पे जाके दाखिल हो गए। वो स्कूल 4 किलोमीटर दूर होगा घर से। पैदल ही वहाँ पे भी जाते थे ज़्यादातर। मेरा मोहल्लेदार बचपन का दोस्त भी है, पहली से हम 12वीं तक इकट्ठे ही पढ़ते रहे। उसने साइकिल खरीद ली। मैं फिर अक्सर उसके साथ साइकिल पे बैठकर स्कूल चले जाया करता था। स्कूल में भी पढ़ाई बेहतर ही थी, लेकिन हमारे साइंस टीचर कम पढ़ाया करते थे। उनके साथ अफिलिएशन हो गई थी। मैं उनसे अक्सर कहा करता था कि सर हमें पढ़ाएं, सर हमें पढ़ाएं। कहते थे कि मैंने नहीं पढ़ाना। हालांकि वो बड़े काबिल थे। जब कभी आते थे तो मैथ वगैरह का सवाल किसी ने कोई समझना होता था, कहते थे कि आप मश्क का नंबर बताएं और सवाल नंबर बताएं। और कभी उन्होंने किताब नहीं देखी थी और वो पूरे का पूरा सवाल तख्ता स्याह पे लिख के हल कर देते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि सर आप हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो उन्होंने कहा कि पिछले सालों में मेरे मज़ामीन का रिज़ल्ट जो है वो 80-90%
آیا ہے، یعنی میرے مضامین میں 80-90% بچے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن انگلش یا کسی اور سبجیکٹ کے بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ میرے محنت کروانے کا کیا فائدہ کہ اوور آل رزلٹ تو یہی ہوتا ہے کہ بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا مجھے کسی نے ریوارڈ نہیں دیا، اور جس کے بچے فیل ہو جاتے ہیں اس ٹیچر کو کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کم ہی پڑھایا۔ بہرحال امتحان جب دینے کے لیے گئے تو اسکول نے کوئی بندوبست نہیں کیا تھا ایسا کہ اکٹھے بچوں کو لے جائیں اور ان کے رہنے سہنے اور کا بندوبست کروا دیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہی گھر والوں نے کوئی دور پرے کا رشتہ دار تلاش کر کے وہاں پہ مجھے رہنے کے لیے جگہ میسر کر دی۔ ظاہر ہے جب نئی جگہ ہوتی ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن خدا کر کے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا۔ کہ ان دنوں میں میٹرک فرسٹ ڈویژن کرنا ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ کامیابی ہوتی تھی۔ آج کل تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، فرسٹ ڈویژن تو بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ بچے ہیں وہ جناب 90%، 95% تک نمبر لے جاتے ہیں۔ اب رہا کہ اسکول میں مار پڑنے کا ذکر، مجھے اسکول میں کم ہی مار پڑی، اور کبھی مار بھی پڑی ہے تو وہ گھر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے پڑی ہے۔ ہاں، ایک واقعہ میں بتانا بھول ہی گیا۔ میں 7ویں کلاس میں تھا، چھٹیاں ختم ہوئیں، چھٹیوں کا کام مکمل نہیں تھا انگلش کا۔ ہاں، ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ میں ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوا، صبح شام کھیتوں میں کام کرتے تھے، بلکہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ صبح جب کھیتوں میں سے کام کر کے آ رہے ہوتے تھے تو میرے ساتھی جو ہیں وہ گلے میں بستے ڈال کے اسکول کی طرف جا رہے ہوتے تھے۔ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جلدی گھر پہنچتا تھا۔ بھائی تو تعلیم میں کلاس میں تھوڑا چھوٹا ہی تھا، کیونکہ وہ تو وہیں گاؤں میں ہی پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ بہرحال جلدی آ کے منہ پہ چھٹے مارتے تھے، جلدی کھانا کھایا، اور اس کے بعد ملیشیا کی وردی ہوتی تھی، شلوار قمیض، بلیک رنگ کا ایک کپڑا ہوتا تھا جس کو ملیشیا کہتے تھے، اسی کی شلوار اور اسی کی قمیض پہنتے تھے، اور جلدی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جا ملتے تھے۔ کبھی زیادہ لیٹ ہو جاتے تھے تو کوئی سائیکل والا ساتھی مل جاتا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو 7ویں کلاس میں تھے، ہمارے انگلش ٹیچر وہ بہت ہی سخت تھے، اور انگلش کی کتاب کا کام جو ہے وہ ادھورا تھا۔ بریک کے وقت یعنی تفریح کے وقت، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں آدھی چھٹی کے وقت، میرا ایک ساتھی تھا جس کا نام عبدالستار تھا، اس نے اور میں نے یہ مشورہ کیا کہ جناب بھاگ جاتے ہیں، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ہم جناب اسکول سے بھاگے، اس کے پاس سائیکل تھی، سائیکل پہ بیٹھے اور نکل گئے۔ ہمارے بھاگنے کی خبر ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ گھر پہنچے، پھر کیا تھا، ظاہر ہے مار تو نہیں پڑی، لیکن ذرا لعنت ملامت ہوئی، سخت سست کہا گیا۔ اور اس کے بعد جو بات ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ بجلی نہیں ہوتی تھی، لالٹین ہوتی تھی، تو گرمیوں کے دن لالٹین کے پاس بیٹھ کے رات کو خوب وہ جو کام تھا اس کو لکھا، مکمل کیا۔ صبح اسکول گئے، 2 طرح کا ڈر تھا کہ ایک بھاگنے کی وجہ سے سزا ہوگی، دوسرا شاید کام کی وجہ سے بھی ہو۔ لیکن جب اسکول میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جو ٹیچر تھے انگلش والے، وہ کسی اور شہر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے چھٹیوں میں اپنی ٹرانسفر اپنے شہر میں کروا لی تھی، اور وہ چھٹیوں کے فوراً بعد جو فرسٹ ورکنگ ڈے تھا اس دن وہ آئے تھے ریلیو ہونے کے لیے، اور وہ ریلیو ہو کے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث تو ایک حد تک تو تھا، لیکن دوسرا یہ تھا کہ ہم نے بڑی رات محنت کی تھی، اور وہ محنت جو تھی ایک طرح سے وہ رائے گائی گئی۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ مار پڑنے والی بات۔ اسی طرح ایک دفعہ ہائی اسکول میں تھے، سائنس ٹیچر صاحب نے چاہا کہ جی لائیں کاپیاں چیک کروائیں، تو وہ پڑھاتے بھی کم تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ کاپیاں کتابیں یا ہوم ورک بھی کم ہی چیک کرتے، اس لیے ہم لوگ بھی اتنا مطلب کہ کیئر نہیں کرتے تھے، کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک سٹک منگوائی، تازہ درخت سے شروع کر دیا مارنا، اور آپ کہہ لیں کہ وہ بیڈ لک کہ میں ہی سب سے پہلے لائن میں کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے جناب وہ اتنے زور سے ایک سوٹی ماری ایک ہاتھ پہ، سٹک ماری تو وہ سٹک جو تھی وہ تڑک گئی، اور جب دوسرے ہاتھ پہ ماری تو وہ آدھی سٹک ٹوٹ کے گر گئی۔ باقی دونوں کلاسوں کو 9th اور 10th کو انہوں نے اکٹھا ہی کھڑا کیا ہوا تھا، اس ٹوٹی ہوئی سوٹی سے سزا دی، مارا۔ تو جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ وہاں پہ بڑے وائٹ سے نشان بن گئے تھے، جیسے وہ کوئی تھوڑا سا ابھار بھی آ گیا ہو۔ تو میں نے جلدی سے وہ اپنے ہاتھ جو بغلوں میں دے دیے، دبا لیا ان کو۔ مجھے درد فیل نہیں ہوا اتنا،
जितनी वो शदीद चोटें लगी थी। अगले दिन साइंस टीचर साहब ने मुझे बुलाया, कहते कि ज़फ़र मैं सज़ा बहुत ही कम देता हूँ, अगर कभी दोबारा सज़ा दूँ तो आपने कभी भी लाइन के शुरू में खड़े नहीं होना है। तो इस तरह मैट्रिक तक का सफ़र तय हो गया। फिर मरहला आ गया कि आगे पढ़ाई का। तो आगे पढ़ाई के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी टेक्निकल कॉलेज वगैरह में दाखिला मिल जाए, तो वो मिला नहीं, बल्कि कुछ लोगों के आप कह लें वादों पे हम मतलब कि इंतज़ार करते रहे कि दाखिला दिलवा देंगे। कुछ 3 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। मेरे साथी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो मैंने भी घर वालों को मजबूर किया, उन्होंने मुझे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। तो ज़ाहिर है कि एक तो आप गांव के स्कूलों के पढ़े हुए थे, हमने मैट्रिक तक अली नसीमा के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं था। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाने का तो कम ही रवाज था, तो इंग्लिश अच्छी नहीं थी। ज़ाहिर है कि वो मज़ामीन जो है साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में है, वो भी मसला पैदा हुआ। और जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ था तो उस वक़्त मेरे साथी जो थे या कॉलेज में कोर्स जो था सिलेबस वो हाफ से ज़्यादा जो है वो पढ़ा चुके थे, तो ज़ाहिर है साथ मिलना भी मुश्किल था। बहरहाल मजमूई तौर पर ये मेरी ही हमाकत थी कि मैं चीज़ों को मैनेज ना कर सका और एफएससी ना कर सका। हम 3 दोस्त थे, तीनों में से एक एफएससी कर गया और बाकी हम दोनों का ख्याल था कि एफएससी तब ही करनी है जब ये यकीन हो कि फर्स्ट डिवीज़न आएगी। तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर उन दिनों अगर पढ़ लेते, मतलब कि इम्तहान सिंसियरली दे लेते, तो हो सकता है फर्स्ट डिवीज़न भी आ जाती। उस वक्त तो फर्स्ट डिवीज़न पे आगे आप कह लें इंजीनियरिंग या मेडिकल वगैरह में दाखिले हो जाते थे। एक उन दिनों सियासी शऊर का ज़माना था। तो दोस्तों आपको पता है कि सियासी शऊर जब आता है तो असली शऊर कहीं खो जाता है, यानी कि वो इधर उधर हो जाता है। स्कूलों में तो नहीं, कॉलेजों में हड़तालें वगैरह आम थी, स्ट्राइक अक्सर हो जाती थी, पुलिस आती थी कॉलेजों में, बच्चों को मारती भी थी। फिर इम्तहानों का दौर आ गया तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि वो इम्तहान नहीं देंगे। सियासी शऊर वाले कहते थे कि चलें ठीक है जी, आपको आगे प्रमोट कर देते हैं क्योंकि इम्तहान नहीं होंगे। लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया की ये ख्वाहिश थी कि बच्चों को इम्तहान की तरफ लाया जाए, क्योंकि इम्तहान नहीं देना और ज़ाहिर है बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो तालीमी तबाही है। उन्होंने यूनियन वालों के साथ नेगोशिएशन करने के बाद ये तय पाया कि वो बच्चा जो इम्तहान में बैठेगा और सिर्फ अपना रोल नंबर या नाम वगैरह लिख देगा पेपर पे, आंसर शीट पे, उसको पास कर दिया जाएगा। ये देखें कि जब एक दफ़ा चीज़ें ट्रैक से उतर जाती हैं तो फिर उनको ट्रैक पर लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसी तरह प्रमोट होगा जी। जब अगला साल आया, बल्कि वो हमारे वाला साल था, उसमें बच्चों के साथ ये मुआहदा हुआ, टीचर या इंतज़ामिया ये कह रही थी कि जो बच्चा हर पेपर में 10 नंबर ले लेगा, यानी 5 पेपर होते थे, तो 5 में 10-10 नंबर ले लेगा, यानी 10% नंबर ले लेगा, तो वो अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। बच्चों के या तलबा के जो लीडरान थे उन्होंने कहा नहीं जी, ये हम 5 पेपरों में 10 नंबर नहीं ले सकते, तो आप इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन करें और जो बच्चा 5 में से 3 पेपर्स में या 3 सब्जेक्ट्स में 10-10 नंबर ले लेगा, वो अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। तो इस तरह वो तय हुआ। उसके बाद हमारा दौर तो ख़त्म हो गया। जो नेक्स्ट जब वो आई थी फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर वगैरह, उनकी प्रमोशन होनी थी, तो उसके लिए इंतज़ामिया ने बच्चों को मोटिवेट कर लिया या कायल कर लिया कि जो बच्चा भी 33% यानी 33% मार्क्स लेगा वो अगली क्लास में प्रमोट होगा। सियासी शऊर के ज़माने में एक बात ये भी हुई थी कि बसों का किराया तलबा के लिए माफ़ कर दिया गया था, बल्कि ये था कि वो 25 पैसे या 50 पैसे वन वे किराया था एक ख़ास डिस्टेंस के लिए, और उस डिस्टेंस से अगर ज़्यादा फासला होता था तो उसके लिए हाफ किराया था। बसों वाले जो हैं वो बिल्कुल तलबा को लिफ्ट नहीं करवाते थे। वैसे भी वो जिस तरह का तबका और जिस तरह का मतलब कि उनका शऊर है, ज़ाहिर है आए दिन बच्चों के साथ लड़ाइयाँ होती थी, बच्चों को धक्के पड़ते थे, वो बैठाते नहीं थे, आना जाना मुश्किल काम था। तो मैं बता रहा था कि हम 3 लोग थे एफएससी करने में, जिसमें से एक हमारे दोस्त जो हैं वो तो एफएससी कर गए, बाकी हम 2 जो थे वो इसी आस उम्मीद पर
کہ جب کبھی اس قابل ہوں گے کہ FSC میں فرسٹ ڈویژن آئے تو پھر امتحان دیں گے. میں تو پھر کبھی امتحان نہ دے سکا، لیکن میرے یا ہمارے جو تیسرے ساتھی تھے، دوست جو تھے، وہ بھی گاؤں میں آ گئے. ان کے والدین شہر میں رہتے تھے، تو انہوں نے اپنے تایا کے بیٹوں کے ساتھ ذمہ داری شروع کر دیا، یعنی وہ بھی کھیتی باڑی کرنا شروع ہو گئے. لیکن 3-4 سال کے بعد پھر ان کے دل میں آیا کہ نہیں، اٹ از ناٹ ہز فیلڈ، کہ اسے اپنے شعبے میں جانا چاہیے. پھر انہوں نے پرائیویٹ امتحان دیا، خوب محنت کی، اور فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی FSC فرسٹ ڈویژن میں کر لی، پاس کر لی. اور اس کے بعد وہ انجینئرنگ میں انہوں نے داخلہ لیا، BSc انجینئرنگ کی. پھر اٹامک انرجی میں وہ آپ کہہ لیں انڈکٹ ہوئے، ملازمت کر لی انہوں نے، اور پھر 60 سال کی عمر پہ 20ویں اسکیل سے ریٹائر ہوئے. اور وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہی ہیں کہ بندہ ایک دفعہ ٹریک سے اتر آئے اور پھر اپنی ہمت سے، حوصلے سے پھر ٹریک پہ جائے، اور وہ جو خواہش کی گئی کامیابی ہے اس کو حاصل کریں. یہ سب تو اللہ پاک کا کرم ہی ہے، لیکن بہرحال ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. میں بھی پھر کھیتی باڑی میں لگا رہا. اس کے بعد پھر مارشل لاء کا دور آ گیا، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. کچھ ویکینسیاں آئیں، ان دنوں اپنا ملازمتیں میرٹ پہ مل جایا کرتی تھیں. اس سے پہلے تو میں جب کبھی بھی کہیں جاتا تھا ٹیسٹ انٹرویو کے لیے، ایک تو یہ تھا کہ وہاں پہ ٹائپنگ ٹیسٹ لازمی ہوتا تھا. ٹائپنگ دار مجھے آتی نہیں تھی، میں نے سیکھنے کی کوشش کی، تھوڑی بہت آئی بھی، لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ مطلب کہ امتحان میں ٹائپنگ ٹیسٹ میں مطلب کہ وہ کوئی اچھی کارکردگی پیش ہو سکتی. بھرتی ہو گئے، 5ویں اسکیل میں اپائنٹمنٹ ہو گئی. میں نے دوران ملازمت FA کیا، BA کیا، MA کیا، اور ساتھ ساتھ محکمانہ پروموشن کے امتحانات. بڑی دلجوئی، اور مجھے جو میرے سینئرز ملے انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، میری بڑی رہنمائی کی. تو میں جلد ہی وہ جو تھے پروموشن اگزام وہ پاس کرتا گیا، اور کرتے کرتے اللہ کے فضل سے 18 اسکیل سے ریٹائر ہوا. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سوچا کہ میرا شعبہ اکاؤنٹس کا تھا، تو مجھ سے اکثر پے پینشن یا پینشن جو ہے وہ مشورہ کے لیے آیا کرتے تھے، رابطہ کرتے تھے. میں نے وقت گزاری کے لیے ایک دفتر بنا لیا، اور ساتھ یہ تھا کہ بھئی لوگوں کی خدمت بھی ہو سکے گی. کچھ ظاہر ہے کہ آپ کو وہاں سے آپ کے خرچے ورچے بھی پورے ہو جایا کریں گے. دفتر بنایا، لیکن وہ کرونا آ گیا. کرونا کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا. وہ کوئی 1.5 سال دفتر میں بیٹھتے رہے. کبھی بار کوئی آ جاتا تھا، اور مجھ میں یا میرا ایک دوست تھا، ہم نے دونوں نے مل کے بنایا تھا. اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ کسی کا کام کر کے اسے کہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں. کوئی درخواست لکھانے آئے تو مشورے کے تو کوئی ویسے بھی فیس نہیں تھی، درخواست وغیرہ بھی ویسے لکھ دیا کرتے تھے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی آئے کہ مجھے یہ درخواست لکھنی، یا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیس جو ہے اس طرح پروسیس کرنا ہے، ایک درخواست لکھنی پڑے گی. بندہ درخواست لکھے اور وہ کہے کہ یار 200 روپیہ نکال دو یا 500 روپیہ نکال دو. اس طرح کی چیزیں ہم سے نہیں ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال اس کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں تھا. ایشو یہی تھا کہ لوگ آتے نہیں تھے، تو کام آگے جو ہے وہ چلتا نہیں تھا. ہم نے وہ دفتر چھوڑ دیا. پھر میں نے کہا کہ اپنی فیلڈ سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک YouTube چینل بنا لیتے ہیں. تو میں نے کچھ سال پہلے ایک چینل پے پینشن ٹیکس کے نام پہ YouTube پہ بنا لیا. وہاں پہ میں سروس میٹر سے ریلیٹڈ ہی ویڈیو لگاتا ہوں، اور کمنٹس میں اکثر مجھ سے مشورے بھی پوچھے جاتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے کمنٹ باکس میں سے کمنٹس کا یا سوالات کا جواب دوں، اور یہاں تک ہو سکے دوسروں کی ہیلپ کروں. اور یہ میری مختصر سی کہانی ہے. اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ باتیں چلتی رہیں گی. ایک لمبی زندگی گزاری ہے، اس میں بہت سے واقعات ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ایک دفعہ پھر یاد آنے کے لیے کہ ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. وہ سامنے سے سورج پڑ رہا ہے، آنکھیں ذرا کم کھل رہی ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.